नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन रहेगा अपना, वो सेशन ध्यान रखना, आपका जो आहार सभ्यता है उस आहार सभ्यता का दूसरा पार्ट होने वाला है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिएगा, पहला आपका कंसेप्ट है वो देखिएगा। यहां से प्राप्त, यहां से अनाज रखने के कुछ मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, गोरे और कोट कहा जाता है। यानी कि आहार की खुदाई के अंदर अनाज रखने के बड़े बड़े, ठीक है, और मिट्टी के क्या प्राप्त हुए थे, बर्तन प्राप्त हुए। मैं आपको बना के दिखा देता हूं किस टाइप के थे। देखिएगा, इस टाइप के होते थे कुछ, ठीक है ना। इस टाइप के नीचे से ये थोड़े से क्या हो जाते थे, इस सब प्रकार से होते थे। यहाँ पे इनके एक छेद होता था, ऊपर से अनाज डाल करके ये क्या करते थे, इसको मिट्टी के ढक्कन से ही क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। जब इनको अनाज की जरूरी पड़ती थी तब ये यहां से क्या करते थे, अनाज को निकालते थे। ये जो आपकी सेप होती थी, इस सेप को ये लोग क्या कहते थे, तो गोरे कहते थे या क्या कहते थे, कोट कहते थे। वर्तमान के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी आपको ये मिट्टी का इस प्रकार का जो पात्र है वो देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, ऐसा कहा जाता कि आहारवासी थे वो आपके गेहूं, जवार और चावल आदि जो खाद्यान्न थे उनकी क्या करते थे, कृषि करते थे। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा। आगे दूसरे कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, एक कंसेप्ट और आता है, और वो क्या आता है, वो आता है कि यहां से आपके पत्थर व तांबे के औजार बनाना और कृषि करना, ठीक है, इनका एक प्रकार से क्या बताया जाता है, आहारवासियों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, दोबारा देखिएगा, पत्थर व तांबे के औजार बनाना और उसके साथ साथ में कृषि व पशुपालन करना आहारवासियों का क्या बताया जाता है, तो मुख्य व्यवसाय बताया जाता है। ध्यान रखना, आपकी इस टाइप की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि दूसरे धंधों के साथ साथ में क्या करना, कृषि पालन करना, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोगों की जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी वह किस टाइप की थी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। आगे देखिएगा, ऐसा भी आता है यहां से मिट्टी की बनी हुई, ठीक है, एक वृषभ, वृषभ कहते हैं, ध्यान रखना, वृषभ कहा जाता है बैल को, ठीक है ना। तो वृषभ की मिट्टी की बनी हुई एक क्या मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक है। और उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बनासियल बुल शब्द का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब, यहां से मिट्टी की जो आपकी बैल की प्रतिमा मिली है उसको बनासियल बुल कहा जाता था। देखिएगा, इससे एक बात और क्लियर होती है, और वो क्या क्या होता है, ये जो इस प्रकार से मिट्टी की मूर्ति बनाने की जो कला है उस कला को क्या कहते हैं, तो टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कि आपके टेराकोटा पद्धति के जो अवशेष है वह अवशेष आपके कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा कहां से प्राप्त हुए हैं, आपकी जो आहार सभ्यता है उस आहार सभ्यता से प्राप्त हुए बताए जाते हैं। आगे देखेंगे, दूसरा देखिएगा, दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, क्लास को पूरा जरूर देखना। देखिएगा, यहां से कुछ तस्तरियां, ठीक है, तस्तरियां वह आपकी पूजा की सामग्री प्राप्त हुई है जो ईरानी शैली में बनी है, ठीक है। यहां से आपकी पूजा की जो सामग्री मिली है, थालियां मिली है, वो कौन सी शैली की बनी है, ईरानी शैली की। कहने का मतलब, इन लोगों का ईरान के साथ भी क्या बताया जाता है, तो आपका संबंध बताया जाता है। इसके साथ एक और देखिएगा, यहां से यूनानी देवता अपोलो की भी क्या मिली है, मूर्ति मिली है, ठीक है। और अपोलो, ध्यान रखना, भगवान सूर्य के क्या माने जाते थे, प्रतीक बताए जाते हैं, ठीक है। यह भी किस बात की ओर संकेत करता है, कि आहारवासियों का यूनान के लोगों के साथ में क्या था, संबंध था, संपर्क था। यह किस बात की ओर संकेत करता है, कि इनका ईरान के साथ में क्या था, संपर्क, और यह क्या करता है, यूनान के साथ। आगे देखिएगा, उसके बाद में कहा जाता है यहां से आपकी खुदाई के अंदर तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, तांबे की बनी हुई अंगूठियां प्राप्त हुई, और तांबे की बनी हुई यहां से क्या प्राप्त हुई है, तो आपकी चूड़ियां भी क्या हुई है, प्राप्त हुई बताई जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, आहार एक क्या था, एक समृद्ध क्या बताई जाती है, एक सभ्यता बताई जाती है। दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, आगे आता है गिलुंड
जो राजसमंद के अंदर पड़ता है, आहड़ सभ्यता का प्रमुख क्या बताया जाता है, केंद्र था। ठीक है, यानी कि इसके अगर मेन केंद्र की बात करते हैं, मेन सेंटर की अगर बात करते हैं, तो वो क्या था इसका, गिलुंड। और गिलुंड कहां पड़ता है, राजसमंद के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसको भी याद रखना। आगे देखिएगा, यहां से यानी कि आहड़ से क्षत्रियों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जिन्हें यहां के राणाओं के द्वारा, यानी कि महाराणा थे, राणाओं के द्वारा क्या किया गया था, बनवाया गया था। और ये राजाओं के क्या माने जाते हैं, समाधि स्थल माने जाते हैं। कहने का मतलब आपकी मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के, ठीक है, जो राजा थे जिनको क्या कहते थे, आपके महाराणा कहा जाता था, उनकी जो छत्रियां हैं वह छत्रियां आपकी कहां से प्राप्त हुई है, तो आहड़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये स्कंद राजाओं के क्या कहलाते हैं, समाधि स्थल। आगे देखेंगे दूसरा, ये जो छत्रियां हैं यहां से जो आपकी आहड़ से प्राप्त हुई हैं, इन छत्रियों की जो तुलना की जाती है, ठीक है, वह किन किन से की जाती है। गेटोर की छत्रियां जो कहां पड़ती है, जयपुर के अंदर। केसरबाग की छत्रियां जो कहां पर है, बूंदी के अंदर। मंडोर की छत्रियां कहां पड़ती है, जोधपुर के अंदर। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, गेटोर की छत्रियां एग्जाम में पूछ ली गई, केसरबाग की छत्रियां एग्जाम में पूछ ली गई, मंडोर की छत्रियां एग्जाम में पूछ ली गई। ठीक है, तो सीधा सा कंसेप्ट तो आपको यह याद रखना है कि कौन सी छतरी कहां पर है। इसके साथ में यह भी याद रखना है कि यहां से जो प्राप्त छत्रियां हैं उनकी जो तुलना की जाती है, वो इन छत्रियों के साथ में इसकी क्या की जाती है, तो तुलना की जाती है। आगे देखिएगा, अब आहड़ से जो छत्रियां प्राप्त हुई है उनकी कुछ विशेषताएं भी बताई जाती है। ठीक है, जैसे देखिएगा, आहड़ से प्राप्त सबसे प्राचीनतम जो छतरी प्राप्त हुई वह किसकी प्राप्त हुई, तो महाराणा अमर सिंह प्रथम की प्राप्त हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उनकी प्राप्त हुई। उसके बाद में आता है, आहड़ से सबसे भव्य यानी कि बड़ी जो छतरी प्राप्त हुई वह महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की प्राप्त हुई है। इसके अलावा आता है महाराणा उदय सिंह था। ठीक है, इनका जो प्रतीकात्मक समाधि स्थल है, ये प्रतीकात्मक समाधि स्थल आपका कहां पर है, आहड़ में है। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो मुख्य एक प्रकार से क्षत्रिय आपके उदय सिंह की, वो आपकी कहां पर है, तो वो आपकी गोगुंदा के अंदर है। ठीक है, और गोगुंदा आपका कहां पड़ता है, तो गोगुंदा आपका प्यारे दोस्तों कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, देखिएगा, तो ये सबसे प्राचीन छतरी होगी, सबसे भव्य छतरी हो गई, और ये प्रतीकात्मक छतरी हो गई। आगे देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या आता है, स्त्रीकरण से अनुमानित होता है कि आहड़ में 8 बार सभ्यता बनी और 8 बार उजड़ गई। कहने का मतलब यहां पे मानव जीवन था, वह कितनी बार पनपा, 8 बार, और 8 बार ही वो क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। इसलिए कहते हैं कि यह सभ्यता 8 बार क्या हुई, विकसित हुई, पनपी, बड़ी हुई, और 8 बार ही क्या हो गई थी, नष्ट हो गई। दूसरा देखिएगा, आपकी आहड़ सभ्यता है, ये अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक है, जैसे अपना अरावली पर्वतमाला राजस्थान से ऐसे गुजरता है। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर ध्यान रखना, नीचे वाला जो भाग है ये यहाँ पे आपका उदयपुर पड़ता है। ठीक है, उदयपुर के इधर ध्यान रखना, ये कौन सा है, आपका पूरा का पूरा ये आपका पूर्वी भाग हो गया, और ये कौन सा, दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में स्थित है, तो दक्षिणी पूर्वी ढाल पर स्थित बताई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपके रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपका फरवरी मंथ में होने वाला। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या आता है, आपकी C14 पद्धति, रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय बताया जाता है, टाइम पीरियड बताया जाता है, वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व क्या बताया जाता है, तो इसका कालक्रम बताया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल माना जाता है, इसका उत्कृष्ट काल माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, वह माना जाता है आपका 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। ये तो इसका टोटल कार्यक्रम है। ठीक है, पूरा कार्यकाल है, और ये इसका कौन सा काल कहलाता है, तो ये इसका
स्वर्ण काल, समृद्ध काल, गोल्डन पीरियड कहलाता है। आगे देखिएगा, दूसरा कहते हैं कि यहां पर जो आपके आहड़वासी थे, उन आहड़वासियों की एक विशेषता और थी। वो क्या थी? ये जो मृतक होते थे, मृतक शब्द थोड़ा गलत लिखा है तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। जो मृतक थे, उन मृतकों को आभूषणों व वस्त्रों के साथ ही क्या करते थे? गाड़ते थे या दफनाते थे, ठीक है। और उनका जो सिर था, वह सिर ध्यान रखना कौन सी दिशा में करते थे? तो उत्तर दिशा में करते थे। जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। कहने का मतलब वो लोग पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे, ठीक है। इसी कारण ध्यान रखना उनको वस्त्रों और आभूषणों सहित क्या करते थे? तो दफन किया करते थे। आगे देखिएगा, आगे देखो क्या है, आहड़ को मृतकों की टीले वाली सभ्यता कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि मृतकों की टीले वाली सभ्यता किसको कहते हैं? तो आहड़ को कहा जाता है। ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहड़वासी सब का जो सिर था वह कौन सी दिशा में करते थे? तो आपका कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे अगला देखेंगे आपका, देखिएगा, आहड़वासी थे ये कालीबंगा की तरह जो बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। कहने का मतलब जो माल होता था, सामान होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या लाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा देखिएगा, यहां से आटा पीसने की चक्की के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले। इसके साथ में आंखों में सुरमा डालने की क्या प्राप्त हुई है? तो सलाइयां भी प्राप्त हुई है। आंखों में सुरमा डालने की सलाइयां प्राप्त होना मतलब ये आपकी जो सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री थी, उस सामग्री से भी ये क्या बताए जाते हैं? तो वाकिफ बताए जाते हैं, ठीक है। पीछे अपन पढ़ के हैं, यहां से तांबे की क्या मिली है? आपकी रिंग्स मिली है, ठीक है। आपकी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है, इसका ध्यान, आपकी चूड़ियां प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आपकी जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री थी उससे भी क्या थे? वाकिफ थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहां प्रशस्त्र युगीन मानव रहता था। प्रशस्त्र युगीन का मतलब क्या है? जिस काल के अंदर मानव अपना जो पाषाण था, पत्थर था, उससे ही सब कुछ कार्य किया करता था। तो उस टाइम का जो मानव था, वह मानव यहाँ क्या करता था? रहता था। ये किसका कहना है? तो ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना बताया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे दूसरा कंसेप्ट देखिएगा। अगले कंसेप्ट की अगर बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है। यहां से दो तीन मुंह है, ठीक है, दो तीन मुंह है वाले क्या प्राप्त हुए? चूल्हे प्राप्त हुए, ठीक है। एक ही चूल्हा बनाया जाता था, उसके दो तीन क्या होते थे? मुख होते थे। इस प्रकार के चूल्हे कहां से प्राप्त हुए? तो आहड़ से प्राप्त हुए। इसके अलावा देखिएगा, बिना हत्ते वाले छोटे जलपात्र भी मिले हैं, ठीक है। छोटे छोटे गिलास टाइप के मिले जिनके हत्ता नहीं था। इसके अलावा देखिएगा, इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ लोहे का प्रयोग भी करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि लोहे से भी परिचित थे और तांबे से भी क्या बताए जाते हैं? परिचित बताए जाते हैं। लेकिन कालीबंगा के लोग थे ना, वो लोहे से क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे। वह किससे परिचित थे? तांबे से, कांसे से क्या बताए जाते हैं? परिचित थे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है। आगे देखेंगे, दूसरा देखो अगला, आगे आता है, आहड़वासी पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे। मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक करते थे, ठीक है। ईंटों का तो प्रयोग करते थे, लेकिन ईंटें कैसी होती थी? कच्ची ईंटें होती थी। किस टाइप की ईंटें? जिनको धूप में क्या किया जाता था? सुखाया जाता था, ठीक है, सूर्य की धूप में। ये कंसेप्ट था, ये आपका ध्यान रखना कालीबंगा के अंदर भी था। वहां से सूर्य के धूप में या ताप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस कारण उनको सूर्य तपी ईंटें कहा जाता था, ठीक है। लेकिन ये ईंटों के साथ साथ में, कच्ची ईंटों के साथ में पत्थर का भी क्या करते थे? प्रयोग करते थे। और मुलायम जो सॉफ्ट स्टोन होते हैं, एक प्रकार से मुलायम काले पत्थर का ये अधिक क्या करते थे? प्रयोग करते थे। एक बात और देखिएगा, यहां से तोल के बाट मिले हैं, ठीक है, और माप की क्या मिली है? इकाई मिली है, ठीक है ना। जैसे आपका लीटर वगैरह होता है, माप की इकाई होता है, मीटर होता है, एक लीटर होता है, और तोलने के जो बाट होते हैं 1 केजी 2 केजी, ठीक है। उस प्रकार की यहां से कुछ इकाइयां मिली हैं, कुछ स्रोत मिले हैं। इससे ये पता चलता है इनका व्यापार वाणिज्य था वह क्या था? बड़ा ही उन्नत था, ठीक है।
यानी कि हर एक वस्तु को ये नाप तोल कर देते थे और नाप तोल कर ही क्या करते थे, लेते थे। एक इकाई इन्होंने क्या कर रखी थी, निश्चित कर रखी थी। तो इनका व्यापार क्या था, एक उच्च क्वालिटी का बताया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में आता है कि आपकी जो आहार सभ्यता है, ठीक है, इसके कुछ स्थान है, जैसे आपका धौली मगरी। धौली मगरी पड़ता मावली के अंदर, और मावली कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर। एक है गिलुंड राजसमंद में पड़ता है, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। एक है ओजियाना, कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। ये सारे के सारे है ना, ये आहार संस्कृति के पूरा स्थल बताए जाते हैं। कहने का मतलब इनका जो संबंध है वह कौन सी सभ्यता से है, आहार सभ्यता से है। ठीक है, इसको याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अंदर भी आया और उसके अलावा और भी कई प्रकार की एग्जाम के अंदर ये आ चुका है। ठीक है, कि आहार सभ्यता से संबंधित कौन कौन से स्थल है, तो वो नाम देगा आपका धौली मगरी, ओझियाना, गिलुंड। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, आहार के उत्खनन से प्राप्त वह सामग्री जो बाह्य संपर्क की ओर संकेत करती है। ठीक है ना, यानी कि आहार से ऐसी कौन सी चीज प्राप्त हुई जो विदेशों के साथ में संपर्क की ओर क्या करती है, संकेत करती है। तो वो क्या है, आपका लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली किसको कहते थे, आपका लाजवर्द क्या था, लाजवर्द एक पत्थर था, और ये पत्थर कहां से संबंधित था, तो ईरान से। ठीक है, तो यहां से आपका लेपिस लाजुली प्राप्त होना किस बात की ओर संकेत करता है, कि इनका ईरान के लोगों के साथ भी क्या था, तो संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो ये थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना आपकी आहार सभ्यता। आहार सभ्यता का दूसरा पार्ट था। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और राजस्थान की अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में मेरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बची जो सभ्यताएं हैं उनके साथ में। थैंक यू, ओके, बाय।